हूं आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे दोस्तों। साथियों, आज का ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को बिल्कुल से आप देखिएगा और इतने अच्छे और प्यारे प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न आप पहली बार कर चुके हैं, लेकिन मैं बताऊं, जब परीक्षा में प्रश्नों को पूछता है तो कैसे वो भाषा को, लैंग्वेज को चेंज कर देता है और उसके आधार पर फिर प्रश्नों को पूछता है। प्रश्न कुल मिलाकर वैसे ही हैं, लेकिन इसको जो पूछने की प्रकृति है, किस तरह से वो भाषा का परिवर्तन कर सकता है परीक्षा में, उसको मैंने यहां पर चेंज कर दिया है और ये सारे प्रश्न आप पढ़े हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, राम राम। कैसे आप लोग? एक बार सभी लोग इस वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर पहले की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चले उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा सुपर टेट का ऑनलाइन बैच है जो अभी चल रहा है। इसके अलावा ये सीटेट का बैच है, ठीक है ना, जो प्राइमरी जूनियर कॉम्बो चल रहा है। और यहां पर पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। कह रहा कि इटाई रोग जल में किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है और यह शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है? इटाई disease is caused by which heavy metal pollution in water and which main organ of the body does it affect? क्या पारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? आर्सेनिक जो त्वचा और फेफड़ों को प्रभावित करता है। कैडमियम जो मुख्य रूप से गुर्दे और हड्डियों को प्रभावित करता है। सीसा जो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। याद रखना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पारा से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और उस रोग को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मिनीमाटा कहा जाता है। क्या मिनीमाटा कहा जाता है? आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है। यह कहां होता है? तो यहां स्किन पे होता है, तो इससे त्वचा रोग भी आता है। और कहां पर होता है? हमारे इसको ब्लैक फुट भी कहते हैं। चलिए बताइए, बच्चों ने कहा कि सर सी हो जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटाई जहां पर आप देखेंगे तो कैडमियम हो जाएगा। कैडमियम में होता क्या है? जो मुख्य रूप से हमारी किडनी और हड्डियों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत रटा होगा कि कैडमियम से इटाई रोग होता है, लेकिन एक्चुअल में इटाई रोग होता क्या है? तो इटाई रोग में क्या होता है मेरे साथियों? यहां पर क्या किडनी और हड्डियां प्रभावित होती हैं। सभी को आशीर्वाद, हर हर महादेव। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का मैं कमेंट यहां पर पढ़ नहीं सकता, बैक टू बैक सभी को आशीर्वाद। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर देखेंगे। कह रहा कि दूध के इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं आपके परीक्षा में इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसको मैं कह दूं वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्क्रीनशॉट पक्का ले लिया करो। दूध के पाश्चीकरण, जिसे हम लोग पाश्चराइजेशन कहते हैं कि उच्च तापमान कम समय में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? HT और क्या कहते हैं? ST कहते हैं, माने हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कहा जाता है। विधि में दूध को कितने तापमान पर और कितने समय के लिए गर्म किया जाता है? एट व्हाट टेंपरेचर एंड फॉर हाउ लॉन्ग इज द मिल्क हीटेड इन द हाई टेंपरेचर शॉर्ट टाइम मेथड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। क्या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए, 135 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेकंड के लिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, उत्तर करिएगा और बताइएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, जो दूध का पाश्चीकरण होता है वो दूध का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है परीक्षा में आने की इसकी परम संभावना है। सही जवाब क्या हो जाएगा भी? इसे हम लोग करते क्या है? इसे 71 साढ़े 71 डिग्री सेल्सियस पर, इतने हाई टेंपरेचर पर इसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और कितने? मात्र 15 सेकंड के लिए। जब हम लोग इसको तुरंत हीट करके फिर इसे ठंडा करते हैं, तो ये करने से जो दूध का पाश्चीकरण होता है उसमें होता क्या है? उसमें जो है विषाणु होते हैं ना, जो भी उसमें विषाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उसका जो पोषक तत्व होता है वो क्या हो? बचा रहता है। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा? मानव शरीर में विटामिन B12 जिसे हम लोग कोबालामिन कहते हैं कि अवशोषण के कारण हमारा जो स्टमक है ना, उसके भित्ति से स्रावित होने वाला कौन सा आवश्यक है? ठीक है ना, आवश्यक फैक्टर है। which factors secreted from the stomach wall is necessary for the absorption of vitamin B12 in the human body? क्या पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस जिसे हम लोग शेलेस्मा कहते हैं, या कैसल का आंतरिक कारक होता
है जिसे हम लोग इंट्रिंसिक फैक्ट कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब। बड़ा अच्छा प्रश्न। एक और प्यारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और फटाफट इसका आंसर करें। यस, बहुत लोगों का यहां पर कह रहे हैं सर ईवीएस हमारा सबसे अच्छा विषय है, कुछ लोग कहते हैं ईवीएस हमें आता नहीं है। चलिए आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर करें। वेरी गुड, बी हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा है कि सर सी हो जाएगा। ओके, बी 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 कह रहा है कि हाइड्रो। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मैं आपको बताऊं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये क्या है, जब इसका सिक्रीशन होता है, जब भी हमें भूख का एहसास होता है तो उस समय क्या होता है, ये मान के चलिए यह क्या होता है, यह अम्ल का सिक्रेशन होता है। कहां से, वो जो हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में जठराग्नि होती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, वहां पे हमें भूख का एहसास होता है और अगर हम लोग नियमित समय से भोजन ना खाएं तो हमारे स्टमक में क्या होता है, एक क्या होती है, एक म्यूकस लेयर होती है। क्या होती है, म्यूकस लेयर। और म्यूकस लेयर आपने सुना होगा, वो जैसे अगर हम टाइम से खाना नहीं खाते तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, ठीक है ना, और फिर वो दोबारा उसका कोई उपाय नहीं है। सॉरी। इसका सही जवाब आशुतोष ने बताया है डी। यस, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैसल का आंतरिक कारक। याद रखना, अगर यह नहीं होता है, अगर यह नहीं है तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है क्या, वहां पर हो जाता है रक्त अल्पता हो जाती है। क्या, यह क्या हो जाती है, रक्त अल्पता हो जाती है। और यह क्या होती है, उच्च रक्त अल्पता होती है। क्या होती है दोस्तों, उच्च रक्त अल्पता हो जाती है वहां पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परनीसियस। क्या मैंने आपको बताया था, परनीसियस रक्त अल्पता मैंने आपको इससे पहले बताया था। एनीमिया जो होती है वो होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है ध्यान से, जल जनित रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म पूरी तरह से जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, क्या यहां पर हैजा टाइफाइड है, या फिर पेचिस और हेपेटाइटिस से, पोलियो और पीलिया है, या फिर जो है अमाइबिसिस, या फिर मलेरिया है। फटाफट आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों आंसर करिए, बहुत बढ़िया। कह रहा कि जीवाणु जनित। देखिए आपको क्या याद करना है, आपकी जो परीक्षा यूपी टेट होने वाली है उसमें आपको याद करना है वायरस से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना, जीवाणु बैक्टीरिया से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से, ये रोग आपको याद रखना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है यहां पर जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, हैजा, तो हैजा किस जीवाणु से होता है मेरे दोस्तों, तो जो हैजा होता है वह किससे होता है, वह होता है आपको पता है विब्रियो, क्या विब्रियो और क्या कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी से होता है। अगर हम लोग टाइफाइड की बात करें, क्या टाइफाइड की बात करें तो यह आपको पता है क्या साल्मो क्या साल्मोनेरी क्या हो जाता है, टाइफी हो जाता है। इन दोनों जीवाणु से ये होते हैं। तो बैक्टीरिया वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, संख्या को पहुंचाना है, आप जानते हैं कहां तक, तो जल्दी जल्दी आंसर करते रहे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, कह रहा कि जल संरक्षण की पारंपरिक विधि बावड़ी स्ट्रिप वॉल का मुख्य रूप से भारत के किस शुष्क राज्य में ऐतिहासिक महत्व रहा है और यह किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। केरल केवल नौकायन के लिए, व असम बाढ़ नियंत्रण के लिए, राजस्थान वर्षा जल संचयन और सामुदायिक उपयोग के लिए, पंजाब नहर सिंचाई के लिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताऊं क्या हो जाता है, ये जो आपका केरल है ये नौका केवल नौकायान के लिए तो जाना चाहता है ना, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि यहां पर एक नौकायन की प्रतियोगिता भी होती है, क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल यहां पर पूछा है क्या कि बावड़ी, तो बावड़ी जो होती है ना, बावड़ी, ठीक है ना, बावड़ी, तो ये जो बावड़ी होती है ये क्या होता है बच्चे, यह सीढ़ीदार कुआं होता है। क्या होता है, यह सीढ़ीदार कुआं होता है और वहां पर जल संचयन के लिए किया जाता है। जेट मीन सूट से ये राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखेंगे, जब भी हम लोग राजस्थान का देखते हैं तो राजस्थान में एक चीज और होता है, वहां पर क्या
टांका बनाया जाता है, ठीक है ना। घर घर में क्या टांका बनाया जाता है, टांका। और ये टांका का विशेष रूप से क्या प्रयोग होता है, इसे जो है वर्षा जल संचयन इसमें किया जाता है। क्या वर्षा जल संचयन किया जाता है। और जब भी वर्षा जल की बात हो, माने कि जल की बात हो और राजस्थान की बात हो, तो जैसे ही हम लोग राजस्थान की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं किसको, तरुण भारत संघ। क्या साथियों, जो भी है ना तरुण भारत संघ, तो तरुण भारत संघ क्या है, एक प्रकार का एनजीओ है जो क्या करता है जल संरक्षण पर काम करता है। और इसको चलाने का काम कौन कर रहे हैं, तो ये चलाने का काम राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। कौन, राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं कि सर नंबर 94 आ रहा है। नहीं, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, अभी से डिमोरलाइज मत होइए। नंबर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बस आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। समुद्री जल के विलवणीकरण जिसे हम लोग कहते हैं डिसैलिनेशन के लिए आधुनिक समय में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली झिल्ली आधारित तकनीक कौन सी होती है, फटाफट बताएं इसका सही जवाब क्या। विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टाइम्स फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। क्या साधारण छनन होता है, प्रभाजी आचरण होता है, व्युत्क्रमण पराशल होता है, या फिर आपको बताना है कि स्कंदन होता है, जिसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कराऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। समुद्री जल को याद रखना, पहला प्रश्न बन रहा है कि पीने योग्य कैसे बनाया जाता है। समुद्री जल को पीने योग्य बनाया जाता है किसके आधारित, तो याद रखना एक आधारित है जिसको कहा जाता है झिल्ली आधारित। क्या साथियों, झिल्ली आधारित टेक्नोलॉजी होती है। इसमें एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, वहां से समुद्र के जल को गुजारा जाता है। तो क्या होता है, जो नमक होता है ना, नमक एक तरफ आ जाता है और इधर क्या है, केवल जल आ पाता है। यही क्या होती है, वह मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है। तो ये जो झिल्ली होती है यहां से, और जल इधर आ गया। अब ये जो जल है ना, ये क्या हो गया, ये पीने योग्य हो जाता है दोस्तों, और नमक अलग हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, व्युत्क्रमण पराशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है, यह किस नदी प्रणाली पर आधारित है या विकसित किया गया। नेशनल वाटरवे वन कनेक्टेड विद टू प्लेसेस इन इंडिया एंड ऑन विच रिवर सिस्टम इज डेवलप्ड। सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया गंगा और भागीरथी हुगली नदी पर है, कोट्टापुरम से कोल्लम पश्चिमी तटीय नहर में है, काकीनाडा से पुदुचेरी आपको बताना है कि गोदावरी से है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। हाँ, ये कह रहा कि सदिया से धुबरी, तो ये क्या है, NW2 है, नेशनल वाटरवे 2 है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना जो NW1 है, माने कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग, ये याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितना है, 1620 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। कितना, 1620 किलोमीटर है। और ये कहां पर, प्रयागराज से हल्दिया तक है, माने कि कलकत्ता तक है, राइट। अगर मैं आगे चलूं तो देखना NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, ये क्या हो जाता है, NW3 हो जाता है। और ये काकीनाडा से पुदुचेरी, या फिर कई बार देता है काकीनाडा से मरक्का नाम, तो ये क्या हो जाता है, नेशनल वाटरवे 4। ये चार आपको याद रखना है, NW1, NW2, NW3, NW4, ये चार आपको पूछना है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलिए। ओके, लो भाई, कैसे हैं आप, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे आपके स्क्रीन पर, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जो वैश्विक हवाई यातायात के नियम तय करता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सेट्स द रूल फॉर अ ग्लोबल एयर ट्रैफिक। लोकेटेड जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, पेरिस फ्रांस में है, वाशिंगटन DC USA में है, या फिर मॉन्ट्रियल का
तो नाम सुना होगा, मॉन्ट्रियल माने की कनाडा। बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, याद रखना मेरे साथियों की इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और ये कहां है इसका हेडक्वार्टर? तो याद रखना कनाडा मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल से आपको एक चीज मैं और सिखाता हूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी से याद कर लेना, इसी से मैंने सिखाया है ना आपको क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ये कहां पर और कब होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा में होता है। इसका संबंध किससे रहा है? तो इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 का देखिएगा। कह रहा है क्या, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसे हम लोग यूपीएसआरटीसी के द्वारा संचालित पहला आधुनिक सेंट्रल कमांड सेंटर स्थापित किया गया? अच्छा प्रश्न, दे सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े ध्यान से उत्तर करिएगा। क्या कह रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फर्स्ट मॉडर्न सेंटर कमांड सेंटर ऑपरेटर बाय उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, फिर गाजियाबाद है। मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं यूपीएसआरटीसीटी, क्या मैं अगर बात करूं यूपीएसआरटीसी की, तो जो इसकी स्थापना होती है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1972 में होता है। और जो इसका हेडक्वार्टर है माने मुख्यालय है, इसका मुख्यालय, गॉट इट, बहुत बढ़िया, कहां पर हो जाएगा? तो नवाबों का शहर, क्या है कि नवाबों का शहर अपनी राजधानी हो जाएगी। किसके किनारे स्थित है ये भी याद रखना, तो क्या हो जाएगा? गोमती नदी। क्या? गोमती नदी हो जाएगी। गोमती नदी अब देखने में नदी नहीं लगती है, अब यहां सिर्फ नाला दिखाई देता है, इसलिए अब उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या, उसे जैविक मरुस्थल का नाम दिया गया है। क्या? जैविक मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कौन सी नदी है, तो यही लखनऊ राजधानी की गोमती नदी है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, कह रहा है क्या दोस्तों, विश्लेषण कीजिए और हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सेट करिए। ठीक है ना, एनालाइज एंड अरेंज द फॉलोइंग पीक्स ऑफ द हिमालय इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कहां से हमें जाना है? ईस्ट से। और किधर जाना है भैया? वेस्ट जाना है। तो मैं आपको बताता हूं कि यह एक चाप की तरह है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां है वह एक चाप की तरह है। अब आपको बताना है कि इसका कौन पूरब में आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। आंसर करें फटाफट और बताएं ना कि इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम लोग जाते हैं सबसे पूरब में, यहां पर क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश में क्या आएगा? नामचा बरवा आएगा। उसके बाद यहां पर क्या आता है? ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, फिर नेपाल में हम लोग देखेंगे ये क्या है? ये मकालू हो जाएगा। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे, जस्ट वेट फॉर, फिर हम लोग और देखेंगे ये वाला रेंज, तो ये क्या हो जाएगा? ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहां पर इस तरह से आप देखेंगे, फिर यहां पर क्या हो जाता है? धौलागिरी हो जाता है, धौलागिरी हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है? मंचालू हो जाता है। फिर इस तरह से हम देखेंगे नंदा देवी हो जाता है। पूरब से पश्चिम पूछा है, तो देखिए ना यहां पर ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा हो जाता है। उसके बाद सिक्किम में क्या? कंचनजंगा हो गया। क्या? सिक्किम में कंचनजंगा हो गया। उसके बाद फिर क्या है ना, ये नेपाल में मकालू हो जाता है। उसके बाद फिर आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना धौलागिरी, धौलागिरी हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या? धौलागिरी। इस हिसाब से हम देखेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरब में देखो, पूरब में पूछा है तो पूरब में सबसे पहले सिक्किम आएगा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में नहीं दिया है, फिर मकालू आएगा, माउंट एवरेस्ट, और फिर क्या आ जाएगा? धौलागिरी हो जाएगा। राइट, अगला प्रश्न, ये इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत के प्रायद्वीप पठार की जो अनायमुदी चोटी है वह क्या है कि किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? ऑन विच हिल रेंज इज द अनायमुदी पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया लोकेटेड एंड व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी? क्या? नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम, जिसे इलायची का पहाड़ी कहते हैं, भारत की सबसे दक्षिणी चोटी हो जाती है। पालनी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट का विस्तार है, या फिर अनामलाई पहाड़ियां
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? आंसर करें। बड़ा प्यारा एक और प्रश्न आपके सामने है, फटाफट आंसर करें और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यस, चलिए, वेरी गुड। सेशन को सभी लोग लाइक करते रहेंगे। ये देखिए एक और प्यारा प्रश्न आया है, कह रहा कि जैसे ही हम प्रायद्वीप, देखो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थलखंड है ना, ऐसा स्थलखंड है जो तीन ओर जल से घिरा हो। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है और इधर अरब सागर है। इसी को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप में हम आ जाएंगे तो यहां पर क्या, यहां पर आओगे पश्चिमी घाट पर, तो यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है जिसे अन्नामलाई कहते हैं। इसी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर होती है। यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो हम लोग कहां जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किसके साथ? डी के साथ जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस भौतिक क्षेत्र में भेंट या खोंद जैसी छोटी संकीर्ण खड्ड घाटी जो है पाई जाती है, जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होती है? बताइए, बड़ा प्यारा प्रश्न है। भावर और तराई क्षेत्र से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेगा। भावर और तराई क्षेत्र से परीक्षा में प्रश्न बनेगा। गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र याद रखना, कुछ सिखाता हूं। देखिए, ये जो भावर क्षेत्र है, यहां पर जो नदी होती है ना, नदियां, यहां पर जो नदियां होती हैं वह क्या है? वह विलुप्त हो जाती है। तराई क्षेत्र यह दलदली क्षेत्र होता है। यहां पर बहुत ज्यादा वनस्पति पाई जाती है। यही है जहां पर थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के या फिर मैदान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो गंगा यमुना का जो है ना क्षेत्र द्वाब है, ये बहुत ही उपजाऊ होता है। बुंदेलखंड और चंबल नदी का कछार या फिर पूर्वांचल का मैदानी। पूछा क्या है? सबसे संकीर्ण खड्ड की जो व्यवस्था बनाती है वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड और चंबल नदी का कछार। आप देखें यहां पर ये वाला एरिया, एक तो ये हो गया है और एक तो ये हो गया है, बीच से नदी आई है और यहां पर क्या, यहां पर इसने क्या कर दिया है? खड्ड कर दिया है। क्या कर दिया है? खड्ड कर दिया है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? खाई जैसे कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? भेंट कहते हैं। इसी को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? खोंद कहते हैं। लेकिन जब हम लोग किताब की भाषा पढ़ते हैं ना, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। याद रखना दोस्तों, क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ये जो अवनालिका अपर्दन होता है, इस देश में सबसे ज्यादा कौन करती है? तो वह चंबल नदी करती है। अवनालिका अपर्दन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे गली इरोजन भी कहा जाता है। कई बार ये दे देता है, क्या इसे गली इरोजन कहते हैं। इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पारिस्थितिकी तंत्र में दो भिन्न भिन्न जैविक समुदायों के बीच का जो संक्रमित ट्रांजिशन जोन होता है वो क्या कहा जाता है? क्या जहां जैव विविधता अक्सर अधिक होती है? व्हाट इज द कॉल्ड ट्रांजिशन जोन इन बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इन अ इकोसिस्टम वेयर बायोडायवर्सिटी इज ऑफ्टन हाई? इकोसिस्टम, इकॉर्ड, इकोस्फीयर, इकोटोन। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है यहां पर 13वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इसके बारे में क्या है आपको पता है? इसके बारे में फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने बताया था। किसने? फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने सबसे पहले 1904 में 1904 में बताया था। यह क्या होता है? इन्होंने कहा कि मान लो कि एक इकोसिस्टम ये होता है और एक इकोसिस्टम ये होता है, ठीक है ना। यहां पर दो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है ना। एक पारितंत्र ये है मेरे साथियों, और एक पारितंत्र ये। आपको पता है, लेकिन कुछ नया सीखना, कुछ नया सीख के जाना, ठीक है ना। देखो ये वाला जो एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है इकोटोन कहते हैं। इकोटोन कहते हैं। यहां पर याद रखना जैव विविधता क्या होती है? रिच होती है। जैव विविधता यहां पर कैसी होती है भैया? उच्च होती है। एक चीज और याद रखना आप, ये जो इकोटोन होता है यहां पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। जब अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, उसी को कहा जाता है, जस्ट वेट,
उसी को कहा जाता है एज इफेक्ट। याद रखना, एज इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। पूछता है कि एज इफेक्ट का संबंध किससे है, तो इकोटोन से है, जहां पर जैव विविधता अधिक होती है। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिंडेमान के 10% ऊर्जा नियम के अनुसार यदि उत्पादक के पास, कह रहा है यहां पर दोस्तों, कह रहा है कि उत्पादक के पास जो ऊर्जा है वो कितनी है, उत्पादक के पास 10,000 जूल है। कितनी है भैया, 10,000 जूल है। तो तृतीयक उपभोक्ता तक कितनी पहुंचेगी, आंसर करो चलिए फटाफट। तो यहां पर प्राथमिक हो जाएगा, फिर द्वितीयक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 10% ऊर्जा का नियम कब आया था साथियों, तो यह कब आया था आपको बताना है, 1940 किसमें आया था, 1942 में लिंडेमान ने दिया था। अब देखिए, आपको पता है कि 10% 10% और 10%, मूल ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होती है, 90% क्या होता है, वह लॉस होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो यहां पर 10,000 है, तो यहां पे कितना आएगा बोलो, 1,000। यहां पे कितना आएगा जी, यहां पर आएगा 100, और यहां पर कितना आएगा, 10 जूल आएगा। तो तृतीयक उपभोक्ता के पास कितना, 10 जूल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी। समझ में आया ना, ध्यान से देखिएगा। 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान 1942 में देते हैं, और वो बताते हैं कि ऊर्जा क्या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मूल ऊर्जा का केवल 10% स्थानांतरित होता है। अब अगर हम 10,000 का 10% स्थानांतर करेंगे 1,000, 1,000 का 10% 100, और 100 का 10% 10 हो जाएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी पिरामिडों में, क्या पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र सिंगल ट्री इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड कैसे बनता है। कमेंट करके सभी लोग फटाफट बताएं कि एक वृक्ष का संख्या पिरामिड कैसे बनेगा, बताइए। वृक्ष का संख्या पिरामिड, देखिए ध्यान से देखेंगे ना इसमें आप, तो वृक्ष की संख्या कितनी है, वृक्ष है एक, इस पे कौन बैठेगा, पक्षी, पक्षी हो सकता है इस पे बैठे 500, और इस पे जो कीड़े होते हैं छोटे मोटे, उनकी हो सकता है संख्या 5,000 हो। तो एक वृक्ष का जो संख्या पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, तो देख लो भैया, यहां पर वृक्ष है, फिर कौन है, पक्षी है, और कीड़े हैं। किसकी संख्या ज्यादा होगी, वृक्ष की संख्या तो एक ही है, उससे ज्यादा पक्षी, उससे ज्यादा कीड़े, तो जिसकी संख्या ज्यादा उसे ज्यादा जगह चाहिए, जिसकी संख्या कम उसे कम जगह चाहिए। तो ये क्या बन गया, वृक्ष का संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। वृक्ष का संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, याद है ना। पिरामिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, अगर हम लोग पिरामिड की बात करें तो इसके बारे में 1927 में सबसे पहले कौन भाई साहब बताए थे, चार्ल्स एल्टन भाई साहब बताए थे। कौन, चार्ल्स एल्टन भाई साहब बताए थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा। उत्तर प्रदेश का पहला लखीमपुर खीरी जिला किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, और यहां पर कौन सी नदी प्रमुख है जो होकर गुजरती है। आंसर करें, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर विच नेशनल पार्क एंड विच मेजर रिवर पासेस थ्रू हियर। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कर्मनाशा नदी, राजाजी नेशनल पार्क गंगा नदी, दुधवा नेशनल पार्क सुहेली और शारदा नदी। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां है भैया, भारत का पहला है, उत्तराखंड में। चंद्रप्रभा कहां पड़ता है, तो यह पड़ता है, क्या बताइएगा, चंदौली। और चंद्रप्रभा किस नदी के किनारे है, यह भी आप देख लीजिएगा, कर्मनाशा नदी। राजाजी नेशनल पार्क ये कहां है, तो यह भी उत्तराखंड में है, किसके, गंगा नदी के किनारे। और इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब दुधवा नेशनल पार्क शारदा नदी के किनारे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय नदी है। याद रखना मेरे दोस्तों, अगर वही वृक्ष का जीवभार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड पूछता तो हमेशा सीधा बनता, वृक्ष का संख्या पिरामिड हमेशा और हमेशा उल्टा बनता है। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17।
अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी रेड डेटा बुक में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों को किस रंग के पृष्ठों से दर्शाया जाता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज आर शोन ऑन विच कलर पेजेस इन द रेड डेटा बुक यूज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जब मैं बात करता हूं किसकी, IUCN की, तो आपको पता है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी भैया? 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय पड़ता है वो कहां पड़ता है? तो वह ग्लांट स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पर? तो ग्लांट स्विट्जरलैंड में पड़ता है इसका मुख्यालय। हरे रंग के पृष्ठों पर, पीले रंग के पृष्ठों पर, सफेद रंग के पृष्ठों पर या गुलाबी संख्या के पृष्ठों पर। और ये बिल्कुल से आपका सही जवाब होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। हरे रंग के वृक्षों पर क्या होता है? यहां पर सामान्य संख्या वाले जीव होते हैं। क्या? सामान्य संख्या वाले जीव होते हैं। और यहां पर देखा जाता है सही जवाब क्या? डी हो जाएगा। यहां पर क्या? डी हो जाएगा। गुलाबी रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। यहां पर यह देखा जाता है कि पिछले 40 वर्षों में कितनी जनसंख्या, क्या 50% जनसंख्या ऐसी है जहां पर खतरा आ रहा है, तो उसे हम लोग एंडेंजर्ड या विलुप्त प्राय मानने लगते हैं। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, बड़ा प्यारा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? बड़ा प्यारा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन विच इज हाईली सेंसिटिव टू सल्फर और डाइऑक्साइड? शैवाल, ब्रायोफाइटा, विषाणु, लाइकेन है। बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एक और प्यारा प्रश्न, फटाफट आंसर करें और बताएं इसका जो सही जवाब हो जाएगा। और एक बार मैं भी ताकत लगाता हूं और आप भी ताकत लगाइए और इसे मैं थोड़ा सा और शेयर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब बताइए कि जो है CO2 के प्रति ना कौन सेंसिटिव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या वायु प्रदूषक कहते हैं। आंसर करें और बताएं इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार, सभी लोग उत्तर करें। बहुत शानदार, वेरी गुड। चलें सर, मैराथन कब लाएंगे? मैराथन आएगा, डोंट वरी। क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। और जब भी हम लोग लाइकेन की बात करते हैं, लाइकेन की बात करते हैं, तो इसमें दो लोग होते हैं। क्या होता है भैया? एक तो होता है कवक और दूसरा क्या होता है? शैवाल होता है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते, माने दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। इसलिए यह क्या होते हैं? यह सिम्बायोसिस, सहजीविता का उदाहरण होता है। सहजीविता का उदाहरण होता है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्या कह रहा है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है और समताप मंडल में इसकी सामान्य सांद्रता कितनी मानी जाती है? आंसर करें। विच यूनिट इज यूज्ड मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर एंड व्हाट इज द कंसीडर इट्स नॉर्मल कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर? क्या दोस्तों डेसिबल, ppm हो जाता है, नैनोमीटर, डॉप्शन इकाई हो जाती है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, डेसिबल जब भी पूछेगा तो आप लोग क्या है कि ध्वनि प्रदूषण याद रखेंगे। ध्वनि प्रदूषण। ppm क्या होता है? तो यह क्या होता है? यह धूल के कण होते हैं। क्या? धूल के कण होते हैं। और इसमें हम लोग क्या वायु प्रदूषण को देखते हैं। इसी आधार पर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको पता है। अच्छा, एक डॉप्शन बराबर कितना होता है? तो 0.01 क्या होता है? मिलीमीटर होता है। एक डॉप्शन बराबर 0.01 मिलीमीटर होता है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत सभी का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का देखिएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का युग्म पूरी तरह से मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक है जिसका प्रकृति में कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक हैविंग नो नेचर सोर्स इन द नेचर? बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो जाएगा, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, या फिर CFC और HFC हो जाएगा? ये कह रहा कि टोटली ये जो है ह्यूमन क्या होता है, इसका ह्यूमन द्वारा
इसका उत्सर्जन होता है, ये नेचुरली नहीं पाई जाती है, वो कौन सा है? तो वह हो जाएगा डी, बिकॉज ऑफ की CFC गैस का प्रयोग हम लोग क्या कहते हैं, एसी में इसका प्रयोग होता है, फ्रिज में होता है इसका प्रयोग, विभिन्न प्रकार के स्प्रे में होता है, और किस में होता है? फॉर्म में होता है। इसी तरह से एसी फ्रिज में इसका भी ठंडक के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग होता है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, जो ये होता है ना मेरे दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? सुपर ग्रीन हाउस गैस। याद रखना, सुपर ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? HFC होती है। चलिए आगे चले। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और एक प्यारा प्रश्न। चलिए फटाफट, समझ में आ रही सारी चीजें? एक बार कमेंट करके बताइए। आज के प्रश्न देखिए आप, कितने टेक्निकल प्रश्न हैं, समझ में आया सभी प्रश्न? अभी तक ये क्लास आपको कैसे लगी, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना प्रियम्बल है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मेरे तो साथियों, अगर मैं बात करता हूं ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं? इसे आमुख भी कहते हैं। क्या? आमुख भी कहते हैं, ठीक है? याद रखना, ये जो प्रस्तावना है इसे क्या कहा गया है? इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है ये दोस्तों? संविधान की आत्मा। किसने कहा है? तो इसको कहा है ना, आपको पता है, ठाकुरदास भार्गव। किसने? ठाकुरदास भार्गव कहा है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। संविधान का भाग पहले नहीं माना गया था, तो संविधान का भाग इसे कब माना गया? 1973 में एक केस आया था। क्या? कौन सा केस था? वह केस था दोस्तों केशवानंद भारती। इंपॉर्टेंट है, केशवानंद। क्या? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में इसे माना गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इसमें आप देखिएगा, समाजवादी का एक अर्थ होता है, पंथ निरपेक्ष का एक अर्थ होता है, और अखंडता का एक अर्थ होता है। याद रखना, यह पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन में जब ये शब्द जोड़े गए तो उसमें से कितने निरर्थक शब्द जोड़े गए और कितने सार्थक शब्द जोड़े गए? तो याद रखना, 3 सार्थक है और एक जो और है ये कैसा है? तो ये निरर्थक शब्द है। और का मतलब कुछ नहीं होता है, ये निरर्थक है। जस्ट लाइक एक क्या होता है? ये प्रकार से एडजेक्टिव होता है। नहीं, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है? एक प्यारा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से आपके सामने। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ environment and protection of a forest and wildlife has been included as a directive principle of a state policy? आर्टिकल 21A है, या फिर आपको पता है कि अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 51AG है, या फिर आपको बताना है अनुच्छेद 48A है? फटाफट आंसर करें और बताएं इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके स्क्रीन पर है, फटाफट। यस, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए यहां पर इसका सही जवाब कुछ लोग बताएंगे ए, माने कि अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? याद रखना, इसमें जीवन जीने का अधिकार है। क्या? जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना? चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। अब आप देखिए, नीति निदेशक तत्व जैसे ही कहा है, नीति निदेशक तत्व तो आपको जाना ही नहीं है। कितना टेक्निकल प्रश्न है, कितना टेक्निकल प्रश्न है। अब ध्यान से देखना, आप कैसे इसे सही कर सकते हो, कैसे गलत होगा ये। नीति निदेशक तत्व, अब मेरे बच्चों आप बताइए नीति निदेशक तत्व का किस आर्टिकल में जिक्र है? तो इसका जिक्र है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में। तो अब 36 से पहले 21 आता है, ये नहीं होगा।
45 हो सकता है, 51A नहीं होगा क्योंकि इसमें मौलिक कर्तव्य रखा गया है, यह भी नहीं होगा। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो अनुच्छेद 45 लगाओ, 48A लगाओ, जो कि 36 से 51 के बीच में आता है। अब इसका जो सही जवाब होगा, यहां पर हमारा अधिकार की बात कर रहा है, पर्यावरण की रक्षा करना, संवर्धन, उसका संरक्षण करना, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 48A हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आपके संविधान में कहां से आया है, आयरलैंड से आया है। ठीक है, इसका जिक्र संविधान के भाग 4 में किया गया है, 36 से 51 अनुच्छेद है। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी और इसके 3 स्तर कौन कौन से हैं? अशोक मेहता समिति, जिला मंडल ग्राम, ML सिंघवी समिति, केवल न्याय पंचायत, सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध, बलवंत राय मेहता समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए पूछा है कि अपने यहां हमारे देश में कैसी पंचायती व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है, और उस त्रिस्तरीय में हम जाएंगे तो 3 शब्द, 3 अक्षर पकड़ना, 3 शब्द देखो, बलवंत 1, राय 2 और मेहता 3। तो क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय, 3 अक्षर है इनके नाम में, तो त्रिस्तरीय हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो है, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके नाम में देखो कितने हैं, 2। अशोक मेहता, तो अशोक मेहता इन्होंने क्या दिया था, द्विस्तरीय दिया था, द्विस्तरीय व्यवस्था दिया था। याद रखना दोस्तों, ये जो इन्होंने बलवंत राय मेहता ने दिया, इनकी आई थी कब, 1957 की बात है। और ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी, इसका जो पहला प्रयोग किया, ठीक है ना, पहली बार, ठीक है, मैं लिख देता हूं, पहली बार ये कहां पर लागू किया गया त्रिस्तरीय व्यवस्था को, तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है ना, नागौर जिले से राजस्थान में इसे लागू किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा 24, कह रहा कि यदि भारत, ध्यान से देखिएगा, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाए, बड़ा प्यारा प्रश्न है, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अस्थायी रूप से कौन कार्यभार संभालेगा? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का अटॉर्नी जनरल, या फिर राज्यसभा का उपसभापति, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक साथ अगर वहां पे भारत का जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाते हैं तो उसे कौन संभालेगा? फटाफट आंसर करें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, 2 अक्टूबर 1959 को एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी कल से, परेशान मत होइए, कल से आपके एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी। 2 छोटे छोटे पॉइंट है, 2-3, उसी को हम लोग क्या है कि करेंगे कल से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। कई बारी क्या मान लिया जाता है, अटॉर्नी जनरल को भी मान लिया जाता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी में क्या रखते हैं हम लोग, जो है चीफ जस्टिस को रखते हैं। राइट, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड हाउ मेनी इयर्स इन द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर? 403 सीटें हैं 5 वर्ष, 80 सीटें हैं 6 वर्ष, 31 सीटें हैं 6 वर्ष और 100 सीटें हैं, आपको बताना है कि यहां पर हो जाएगा 6 वर्ष। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग बात करते हैं विधानमंडल, क्या विधानमंडल की जैसे हम बात करते हैं, विधानमंडल में 2 चीजें आती हैं। एक क्या होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा जिसे हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से निम्न सदन होता है, और या फिर अस्थायी होता है, और एक क्या होता है विधान परिषद होता है। क्या होता है भैया, विधान परिषद होता है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितने हैं, 403 सीटें हैं, और यहां पर 5 वर्ष बाद ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसमें 31 सीटें हैं और 6 वर्ष होता है इसका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1 सेकंड, डी होगा ना, 100 सीटें, हाँ 100 सीटें 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 सीटें 6 वर्ष हो जाएगा। और यहां क्या होता है, अस्थायी, और विधानसभा में 403 5 वर्ष हो जाता है। ठीक है ना।
डी होगा, डी। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट बताइएगा सही जवाब क्या हो। आइए, कह रहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण, बड़ा प्यारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान भारत में कहां स्थित है, जो पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर जो है बना हुआ है। हाँ बिल्कुल से बताइए, देहरादून, उत्तराखंड में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु, या फिर आपको बताना है कि कर्नाटक या नागपुर और महाराष्ट्र, जिसको हम लोग कहते हैं नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये याद रखेंगे आप, नीरी। नीरी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973। देखो यहां पर वर्ष नहीं दिया है, सन नहीं दिया है, 1970 के दशक। तो कई लोग रट लेते सर 1970 होगा तो 73, अगर वर्ष पूछेगा एग्जैक्टली तो 73 होगा, दशक पूछेगा तो 70 आप लिख सकते हैं। किस स्थान से हुई थी, इसके मुख्य प्रणेता कौन थे, तो खेजड़ली गांव, अमृता देवी बिश्नोई, सिरसी, पांडुरंग हेगड़े कर्नाटक, मौनी घाट केरल, या फिर सुगाता कुमारी, रेणी गांव चमोली उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा। और आपको बताना है, देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खेजड़ी आंदोलन। क्या भैया, खेजड़ी आंदोलन हो जाएगा 1730 में। सिरसी कर्नाटक, ये क्या हो जाएगा, यहां से शुरू होता है ना एपिको आंदोलन। क्या भैया, एपिको आंदोलन कब, 1983 में। मौन घाट केरलम सुगता, ये क्या हो जाएगा, उसके हम लोग क्या कहते हैं ना, साइलेंट वैली, क्या साइलेंट, शांत घाटी आंदोलन ना, क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखोगे तो शांत घाटी, शांत घाटी आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा रैणी गांव में उत्तराखंड 1973, चमोली जिला, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। और शुरू किसने किया था, तो गौरा देवी ने। किसने शुरू किया था, गौरा देवी ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28वें की तरफ देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य की सीमाओं में प्रवेश करती है और किस जिले से होते हुए बिहार में निकलती है। सहारनपुर से प्रवेश करती है, वाराणसी से निकल जाती है, हरिद्वार से, मथुरा से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकल जाती है। अब आपको बताना है, इतना प्यारा प्रश्न है, गंगा नदी, गंगा नदी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल रिवर कहते हैं, राष्ट्रीय नदी। बताइए, देश की धरोहर राष्ट्र की नदी जो है उसका ये हाल है, राष्ट्र की जो नदी है उसका ये हाल है। इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषणा किया गया था। ठीक है, इसको बचाने के लिए याद रखना, गंगा एक्शन प्लान आता है। क्या भैया, गंगा एक्शन प्लान आता है। और ये कब आता है, 1985 में राजीव गांधी लेकर आए थे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन करके नमामि गंगे मिशन लाया गया, नमामि गंगे परियोजना लाया गया। लगभग 28,000 करोड़ की परियोजना थी, लेकिन आपको पता है वो 28,000 करोड़ परियोजना में गंगा कितनी साफ हुई वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये कोई किसी से छिपा नहीं है। बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, बलिया से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही आप किसी के सामने बोलेंगे कि गंगा नदी का पानी इतना गंदा है कि एनजीटी कहती है कि गंगा नदी में स्नान ना करें, एनजीटी कहती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहती है, तो जैसे ही आप कहेंगे कि गंगा नदी में 28,000 करोड़ लगाया गया लेकिन उसमें से कुछ सुधार नहीं हुआ, तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कहते हैं नहीं यहां पे पेपर में तो ऐसा दिया है, पेपर में ये दिया है, हमने ये पढ़ा है। अरे मेरे भाई, अभी जाओ कभी कानपुर की तरफ देखो, कानपुर इलाहाबाद के बीच देखो, बीओडी देखो और कैग सीएजी क्या कहता है उसकी रिपोर्ट देखो, तब समझ में आएगा कि कितना पैसा इसमें बह गया है। हाँ, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 29 आपके स्क्रीन पर। What is the real meaning of the process of a biomagnification in an ecosystem? पारस्परिक तंत्र में जैव आवर्धन की प्रक्रिया का वास्तविक मतलब क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या समय के साथ जीवों के आकार और संख्या में तीव्रता होना और तीव्र वृद्धि होना, एक क्षेत्र में नई प्रजातियों के आगमन से जैव विविधता का अत्यधिक समृद्ध हो जाना, पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर में अचानक गुणात्मक, खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल अवांछित प्रदूषकों की सांद्रता को बढ़ना ही क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब
जवाब क्या हो जाएगा? यस सर, आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, आपने कृतार्थ कर दिया मुझे ये क्लास लेकर के। आइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी। कई बार मैंने आपको सिखाया है कि उत्पादक से अलग अलग उपभोक्ता में जहरीले पदार्थ या फिर विषाक्त पदार्थों की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सिराजे हिंद कहा जाता है, जो गोमती नदी के किनारे है और अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड सिराजे हिंद ऑफ इंडिया, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती एंड इज फेमस फॉर द हिस्टोरिकल मोमेंट्स? क्या कन्नौज हो जाएगा, आगरा, अयोध्या, जौनपुर? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फटाफट। कन्नौज को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इत्र नगरी। क्या कहते हैं इसे? इत्र नगरी कहते हैं। आगरा को ताज नगरी कहते हैं, सबको पता है, ताज नगरी कहते हैं। अयोध्या को राम नगरी कहते हैं। क्या? राम नगरी कहते हैं। बस एक ही बचा जौनपुर। जौनपुर से यहां पर बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज मैंने 30 प्रश्न ही लेकर आया हूं और आज के प्रश्नों को आपने देखा, सॉल्व किया। आज के प्रश्नों की भाषा और स्तर आप जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्न कैसे लगे। एक बार सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं किया है आपको मैं फिर बताता हूं। दोस्तों, कल से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्या? कल से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और कल से मैं जो प्रश्न लेकर आऊंगा, वो जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी, वो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होगी, जिसमें बहुत सारे सरल प्रश्न भी होंगे, मॉडरेट भी होंगी, कठिन प्रश्न भी होंगे और वो प्रश्न हर टॉपिक से होंगे। तो कल से जो सीरीज चलेगी, उस सीरीज को आप लोग देखना मत भूले, इंतजार करिए। बहुत जल्द महामैराथन लेकर आ रहा हूं ईवीएस का, बस वही क्लास देखना, उसके बाद सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ईवीएस की महामैराथन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, जबरदस्त। आप थक जाओगे ईवीएस की मैराथन को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आपके सर नहीं थकेंगे, मैं आपको जो है यकीन दिलाता हूं और वादा करता हूं। तो सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे ईवीएस की इस बेस्ट कंटेंट वाली क्लास में। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार सदाबहार। थैंक यू सो मच।